अपना बिहार देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ रंजना रावत। शराबबंदी कानून लागू होने के बावजूद भी अवैध शराब की सप्लाई धड़ल्ले से जारी है। ताजा मामला पटना सिटी के अगमकुआं थाना क्षेत्र के धुनकी मोड़ का है। यहां गुप्त सूचना के आधार पर अगमकुआं थाना पुलिस ने छापेमारी कर शराब लदे एक ट्रक को जब्त किया। पुलिस टीम ने ट्रक पर लदे लगभग 500 कार्टन विदेशी शराब जब्त किया है, जिसकी कीमत 25 से 30 लाख के आसपास आंकी जा रही है। पुलिस को किसी भी प्रकार का कोई शक न हो, इसे लेकर शराब तस्कर शराब के कार्टन को चारों ओर से नारियल के बोरे से छिपाकर रखा था। फिलहाल पुलिस ने ट्रक चालक और खलासी को गिरफ्तार कर लिया है और गिरफ्तार ट्रक चालक और खलासी की निशानदेही पर पुलिस टीम अवैध शराब माफिया का पता लगाने में जुट गई है। दो तस्वीरें आप देख रहे हैं जहां 25 से 30 लाख की शराब जब्त की गई है और दूसरी तस्वीरें आप देख रहे हैं नारियल की आड़ में तस्करी की जा रही थी। बता दें करीब 500 कार्टन विदेशी शराब जब्त की गई है। पटना सिटी से आपको ये खबर बता रहे हैं जहां 25 से 30 लाख की कीमत की शराब जब्त की गई है और ट्रक ड्राइवर और खलासी गिरफ्तार कर लिए गए हैं। वहीं ट्रक ड्राइवर और खलासी की निशानदेही पर शराब तस्करों की भी गिरफ्तारी में पुलिस जुट गई है। पहले चौल का हटा दें साइड करके। खुला हुआ है खुला। गुप्त सूचना के आधार पर धनकी मोड़ से एक ट्रक शराब बरामद की गई है। इसमें चालक और खलासी गिरफ्तार हैं। उसमें जो शराब लदे हैं उनको हम लोग अनलोड करके काउंटिंग कर रहे हैं। कौन सा शराब है, देसी की विदेशी है? इसमें सभी विदेशी शराब है। क्या क्या अभी तो बहुत काफ़ी संख्या में काउंटिंग के बाद बता पाएंगे इसको। लाखों का शराब? हाँ, लाखों का तो होगा। तो पटना सिटी से आप ये तस्वीरें देख रहे हैं जहां 500 कार्टन विदेशी शराब जब्त की गई है। बता दें कि बिहार में शराबबंदी के बावजूद भी धड़ल्ले से शराब की तस्करी हो रही है और करीब 25 से 30 लाख की कीमत बताई जा रही है इन शराबों की और ट्रक ड्राइवर और खलासी को गिरफ्तार कर लिया गया है। बता दें कि नारियल के आड़ में शराब की तस्करी की जा रही थी। शराब लदा ट्रक जब्त किया गया है और 500 कार्टन विदेशी शराब जब्त किए गए हैं। तो एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं जहां पटना सिटी में 500 कार्टन विदेशी शराब जब्त की गई है। ट्रक ड्राइवर और खलासी भी गिरफ्तार कर लिए गए हैं। और अगली बड़ी खबर मोतिहारी से है। 3 युवकों की मौत हो गई है। पानी से भरे चंवर में डूबने से 3 किशोर की मौत हो गई है। तो मोतिहारी से आपको बड़ी खबर बता रहे हैं जहां पानी में भरे चंवर में डूबने से 3 किशोरों की मौत हो गई है। सेवराहा निमिया माई स्थान के पास की ये घटना है। चडरहिया के रहने वाले थे तीनों और हरिसिद्धि के सेवराहा चंवर की ये घटना है। जांच में हरिसिद्धि की पुलिस जुटी हुई है। तो मोतिहारी से आपको बड़ी खबर बता रहे हैं जहां 3 युवकों की मौत हो गई है। पानी से भरे चंवर में डूबने से तीनों की मौत हो गई है। सेवराहा निमिया माई स्थान के पास की यह घटना है और इस पर अधिक अपडेट के साथ हमारे संवाददाता मुकेश फोनलाइन पर जुड़ गए हैं। मुकेश, क्या कुछ इस पर अधिक जानकारी है? जी, तीनों युवक वहाँ स्नान कर रहे थे तभी यह घटना घटी है। सेवराहा चंवर में और घास काटने के बाद से युवक स्नान कर रहे थे तब यह घटना घटी। पुलिस ग्रामीणों की सूचना पर पुलिस वहाँ पर पहुंच चुकी है और शव को निकाला जा चुका है। लेकिन पूरे गांव में मातम का माहौल और रोने और बिलापने का दौर शुरू है। शव को मोतिहारी लाने का प्रयास किया जा रहा है और पोस्टमार्टम कराया जाएगा मोतिहारी जा करके। गांव में पूरा मातम का माहौल है। शव को लाने का प्रयास किया जा रहा है और इस बीच वहाँ गांव में यह है कि पूरी तरफ चारों तरफ जो खेत जो है इसको मोतिहारी में या फिर इस एरिया में चंवर के नाम से रहता है, वहाँ पानी लगा रहता है और धान की खेती होती है। इसमें फिर एक बार फंसने के बाद से निकलने में थोड़ा मुश्किल होता है क्योंकि धान के जो बिजड़े होते हैं उसमें फंस जाते हैं लोग और आसानी से डूब के मौत होती है। इस कारण यहाँ पर यह घटना हुई है। पुलिस शव को लेकर के आने पर है। जी मुकेश, इन तमाम जानकारियों के लिए शुक्रिया। तो मोतिहारी से आपको बड़ी खबर बता रहे जहां 3 युवकों की मौत हो गई है और इसके बाद गांव में कोहराम मच गया है। पानी से भरे चंवर में डूबने से 3 किशोर की मौत हो गई है। सेवराहा निमिया माई स्थान के पास की यह घटना है और तीनों युवक चडरहिया के रहने वाले थे और हरसिद्धि पुलिस इस मामले की जांच में जुट गई है।
गन्ना किसानों और चीनी मिल कर्मचारियों का बकाया भुगतान करने के लिए गन्ना उद्योग विभाग ने बड़ी पहल की है। बार बार के अल्टीमेटम के बाद भी चीनी मिलों ने किसानों का बकाया नहीं चुकाया है। उसकी नीलामी की तैयारी शुरू हो गई है और ऐसे चीनी मिलों की नीलामी के लिए संबंधित जिलाधिकारियों को पत्र भी भेज दिया गया है। और गन्ना उद्योग विभाग ने रीगा चीनी मिल, सासा मूसा चीनी मिल, भारत शुगर मिल, सिद्धबलिया, हनुमान शुगर मिल समेत कई चीनी मिलों की लिस्ट तैयार की, जिन पर किसानों का करोड़ों में पैसा बकाया है। वहीं पहले से बंद पड़ी चीनी मिलों की जमीन को उद्योग विभाग को सौंपा गया है। उद्योग विभाग की ओर से अब मिलों की जमीन पर एथेनॉल फैक्ट्री लगाने की तैयारी चल रही है। किसानों के बकाया के लिए सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। अब चीनी मिलों को नीलाम किया जाएगा। जो चीनी मिल किसानों के बकाया का भुगतान नहीं करेंगे। इस वक्त हमारे साथ गन्ना उद्योग मंत्री प्रमोद जी मौजूद हैं। बड़ा फैसला है सरकार का, किस तरीके से इसकी तैयारी आप लोगों ने की है और अभी तक कितने चीनी मिलों पर अभी तक आप लोगों ने कार्रवाई की है? देखिए, जो चीनी मिल जो निगम के थे, तो निगम के चीनी मिल बहुत सा यूपीए गवर्नमेंट के समय ही बंद पड़ गया, लेकिन जो चीनी मिल बचा उसके किसानों के बकाया को हमारे माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा चुकता कराया गया जिलाधिकारी के माध्यम से। लेकिन कुछ चीनी मिल ऐसा है जो चीनी मिल जैसे सासा मूसा, रीगा, भारत शुगर मिल, तो भारत शुगर मिल के पास लगभग 2 करोड़ डिफरेंस ऑफ मनी है किसान का, और लगभग 40 करोड़ सासा मूसा के पास बकाया है किसान का, और लगभग 60 करोड़ रुपया रीगा चीनी मिल का बकाया है। तो किसान के सर्कुलर में लिखा हुआ है कि जो किसान गन्ना गिराएगा उसको 15 दिन में भुगतान देना है। अगर वो 15 दिन में फैक्ट्री मालिक भुगतान नहीं देगा तो उसे ब्याज समेत देना है। तो हमारा गन्ना विभाग ने इन बकाया के लिए जिला कलेक्टर के पास नीलाम पत्र दायर किया है और हम लोगों ने निर्देश दिया है कलेक्टर को कि अगर ये कंपनी पैसा नहीं देता है तो इस कंपनी की परिसंपत्ति को नीलाम कर और किसानों को ब्याज समेत नियम संगत भुगतान की जाए। जब तक किसानों को बकाया भुगतान नहीं करेंगे तब तक उन्हें नया मिल चलाने की अनुज्ञप्ति नहीं दी जाएगी। इधर फोन टैपिंग मामले पर तेजस्वी यादव के बयान पर जेडीयू सांसद सुनील कुमार पिंटू ने पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि भारत सरकार और बिहार सरकार को इतनी फुर्सत नहीं है कि नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के बेडरूम में ताक झांक करे। सरकार और बिहार सरकार जनता के एक एक छोटे सुख दुख में उनके साथ है। भारत सरकार और बिहार सरकार को इतनी फुर्सत नहीं है कि नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी जी के बेडरूम में ताक झांक करने जाए। पहली बात है कि उनका बेडरूम कहाँ है उनको खुद नहीं पता है। वो तो बिहार में आते ही हैं 1-2 दिन के लिए, उसके बाद वो कहाँ लापता हो जाते हैं कि उनको ढूंढने पे नहीं मिलते हैं। ये सब बेबुनियाद आरोप लगा रहे हैं। अब बात बक्सर की, जहां चलती ट्रेन के नीचे आकर भी एक शख्स की जान बच गई। घटना बक्सर रेलवे स्टेशन की है, जहां अहमदाबाद बरौनी एक्सप्रेस के नीचे एक शख्स आ गया और इंजन में फंस गया, जिसके बाद ट्रेन चलने लगी। लेकिन आनन फानन में ड्राइवर ने इमरजेंसी ब्रेक लगाकर गाड़ी रोकी, जिसके बाद उस शख्स की जान बची। बाद में आरपीएफ के जवानों ने उसे बाहर निकाला। बक्सर रेलवे स्टेशन पर आरपीएफ जो है रेल पुलिस ने एक व्यक्ति की जान बचाई है। तत्काल ट्रेन को रुकवाया गया है। अहमदाबाद बरौनी एक्सप्रेस ट्रेन है ये, और जैसे ही बक्सर रेलवे स्टेशन पर पहुंची एक व्यक्ति ट्रेन के इंजन के नीचे आ गया। आप देख सकते हैं कि ये वो व्यक्ति है जिसे बचाया गया है रेल पुलिस के द्वारा। इनसे बात करते हैं, कैसे घटना घटी, क्या हुआ? जा रहे थे उस पर ना, पहले मेरे को चक्कर आ गई। चक्कर आ गई ना तो उसी में हम गिर गए। रेल पुलिस का एहसान मानते हैं कि आज आपकी जान बचाई पुलिस के जवानों ने? अपने एहसान के लोग बचाए हैं, एहसान तो हम मनबे करेंगे जी। तो देख सकते हैं कि ये रेल पुलिस जो है आज जो व्यक्ति की जान बचाई। हमारे साथ सुविधा अच्छा की है। हमारे साथ रेलवे के एक पुलिस ऑफिसर है। सर, ये बताया जाए कि कैसे सब सूचना मिली कि व्यक्ति सब फंस गया है? अचानक हमें फोन कॉल आया और उसी के माध्यम से सूचना मिली और तुरंत जैसे ही सूचना मिली हम दौड़ के आए हैं और व्यक्ति को गाड़ी के नीचे फंसा हुआ था
और आराम से सावधानी पूर्वक उसको बाहर निकाल के बैठाया गया और पानी वानी पिलाया। तो उसने बताया कि मैं ठीक हूँ, चक्कर आने की वजह से मैं गाड़ी के सामने गिर गया था। तो निश्चित तौर पर यह रेल पुलिस का एक बहुत ही बढ़िया ये काम रहा है कि आज पुलिस की मुस्तैदी से एक व्यक्ति की जान बच गई, उसको चलती ट्रेन के नीचे से निकाला गया। पुष्पराज, न्यूज 18 बक्सर। इधर पूर्णिया के 22 अनुमंडल में कनकई नदी में जलस्तर बढ़ने के साथ ही एक बार फिर भीषण कटाव की शुरुआत हो गई है। सानी ताराबाड़ी गांव में एक स्कूल का कुछ हिस्सा कटकर नदी में गिर गया। प्राइमरी स्कूल सानी ताराबाड़ी के छत का कुछ हिस्सा तो टूटकर नदी में गिरा ही है, स्कूल की जमीन में भी तेज कटाव हो रहा है। कभी भी पूरा स्कूल भवन नदी में विलीन हो सकता है। 22 के सीओ मोहम्मद इस्माइल का कहना है कि गांव के पूर्व में बंबू देकर कटाव निरोधक काम शुरू हुआ था, लेकिन वहां स्थानीय व्यवस्था करनी होगी, नहीं तो कटाव रोकना संभव नहीं है। वहीं स्थानीय लोग प्रशासन पर उदासीनता का आरोप लगा रहे हैं। दरभंगा से बाढ़ की विभीषिका की सबसे दर्दनाक तस्वीर आई है। यहां मरने के बाद मृत शरीर की बाढ़ की परेशानी झेल रहा है। तस्वीरें तस्दीक कर रही है कि किस तरह जल से जिंदगी ही नहीं बल्कि शव भी जंग लड़ रहा है। दरभंगा के कुशेश्वर स्थान का महिसौत गांव 6 महीने पानी में डूबा रहता है। सोमवार को 90 साल के सिमनी यादव की मौत हो गई, लेकिन समस्या अंतिम संस्कार को लेकर खड़ी हुई, क्योंकि शमशान पूरा पानी में डूब चुका है। ऐसे में ग्रामीणों ने जुगाड़ निकाला और फिर इसी जुगाड़ से सिमनी यादव का अंतिम संस्कार किया गया। बाढ़ का मुल्क है, यहाँ पूरा पानी ही पानी है, कहीं सूखापन नहीं है, कहीं रोड सड़क भी सूखा नहीं है। हम लोग नाव के सहारे श्मशान पहुँचे और बांस के चचरी पे ग्रामीण के सहयोग से कोठी में डाल के उन्हें अंतिम संस्कार किए। हर साल आवे छे, 3 महीना 4 महीना रहे छे, बहुत तकलीफ है छे। और कल हमर दादाजी डेड करखिन, ओकरा जलवे के लिए बहुत तरह के दिक्कत होले। हम लोग 8 गो बांस के खम्हा पानी के अंदर गाड़ करके और ओई के ऊपर कोठी रख के अपना दादाजी के अंतिम संस्कार अच्छी तरह से के लिए और नाव के सहारा हम लोग घर से चल के श्मशान तक पहुंच करके बहुत बढ़िया से अंतिम संस्कार को ले लिए। 3 से 4 महीना पानी रहता है और जो भी आदमी यहाँ देहांत होता है उसको बाँच का चचार बना के बहुत तरह की समस्या है और मिट्टी का कोठी में उसको डाल के जलाया जाता है। इधर समस्तीपुर की तमाम नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। खानपुर प्रखंड के सिवेसिंगपुर गांव की भयावह तस्वीर सामने आई है। इस गांव के करीब करीब सभी मकान खाली पड़े हैं। जो गांव में है वो छत पर खुले आसमान के नीचे जिंदगी काट रहे हैं। लोगों का कहना है कि रिंग बांध के निर्माण से हर साल की समस्या से निजात मिलेगी। ग्राउंड जीरो से जायजा लिया संवाददाता मुकेश कुमार ने। बूढ़ी गंडक नदी के लगातार जलस्तर बढ़ने के कारण इस वक्त मैं आपको सिवेसिंगपुर गांव की ये तस्वीर दिखाना चाहूँगा, जो तस्वीर साफ तौर पे कह रही है कि बाढ़ की विभीषिका कितनी भयावह है। और ये घरों की तस्वीर आप देखिए, पूरी तरह से मकान डूबे हुए हैं। जो लोग यहाँ रह रहे हैं वो अपने घरों के छत पर रह रहे हैं और जो हालात कहे तो इस क्षेत्र में काफ़ी खराब बने हुए हैं। और पूरी तरह से कहे तो लोग अपने घरों को, जिनका घर डूब गया है वो पूरे घर को खाली करके यहाँ से चले गए हैं और बांध पर शरण लिए हुए हैं। हमारे साथ यहाँ के स्थानीय हैं यशवंत जी, क्या स्थिति है पूरे क्षेत्र की? अभी हमारे खानपुर प्रखंड क्षेत्र में सिवेसिंगपुर पंचायत और नथुद्वार पंचायत में
लोग बाढ़ से काफ़ी प्रभावित हैं। शिवेसिंगपुर पंचायत का 70% हिस्सा प्रति वर्ष बाढ़ से प्रभावित होता है। यहाँ महज एक अगर रिंग बांध बन जाती तो यहाँ के लोगों के लिए बाढ़ का अस्थायी समाधान निकलता, लेकिन यहाँ सरकार राहत और आपदा के नाम पर राहत देने का काम करती है, लेकिन अस्थायी समाधान नहीं दे रही। आप देख रहे हैं कि यहाँ किस तरह हमारे हजारों परिवारों को इस जगह से अभी ऊंचे जगहों पर पलायन करना पड़ रहा है, उनके घरों में पानी घुसा हुआ है। तो तस्वीर हम आपको एक बार फिर दिखाना चाहेंगे। ये देखिए तस्वीर, जिसका समाधान यहाँ के जो स्थानीय हैं यशवंत जी हमारे साथ, उनका बताना है कि रिंग बांध का अगर निर्माण बूढ़ी गंडक पर कर दिया जाए तो ये हालात बदल सकते हैं, लेकिन वो किया नहीं जाता। हर वर्ष इसी तरह लोगों को बाढ़ की विभीषिका को झेलनी पड़ती है। अब देख तस्वीर साफ तौर पे इस क्षेत्र में जो भयावह स्थिति है वो बयां कर रही है। लोगों के मकान पूरी तरह से डूबे हुए हैं, लोग छत पर शरण लिए हुए हैं। जो अपने घर को छोड़ करके नहीं गए हैं वह इस वक्त छत पर शरण लिए हुए हैं, और यही कमोबेश पूरे इलाके की स्थिति बनी हुई है। तो ज़रूरत है बाढ़ जैसे विभीषिका से लोगों को बचाने के लिए अस्थायी समाधान की, और लोगों का जो डिमांड है रिंग बांध की सरकार उस पर अमल करे तो शायद हजारों परिवार को बाढ़ की विभीषिका से बचाया जा सकता है। मुकेश कुमार, न्यूज़ 18 नेटवर्क, समस्तीपुर। इधर खगड़िया में कोसी का कहर जारी है। चोढ़ली में जमींदारी बांध के कटाव से लोग दहशत में हैं और यहां फ्लड फाइटिंग के काम की युद्धस्तर पर शुरुआत की गई है। साथ ही बाढ़ नियंत्रण विभाग के अधिकारी मौके पर कैंप कर रहे हैं। कार्यालय अभियंता का कहना है कि बांध पूरी तरह सुरक्षित है। कल कटाव लगा था, 60 मीटर में तो डिस्टर्ब हुआ है, उसके बाद काम चल रहा है, कटाव आगे नहीं बढ़ेगा। कटाव का सर कारण क्या देख रहे हैं यहाँ? कटाव नदी का, कोसी नदी का जो लेवल में जल्दी उतार चढ़ाव है, मुख्य कारण वही। बांध पूरी तरह सुरक्षित है सर क्या? बिल्कुल। कटिहार में कुर्सेला प्रखंड के दक्षिणी मुरादपुर पंचायत के खेरिया यादव टोला में गंगा नदी के तेज कटाव से हाहाकार मचा है। ग्रामीण कहते हैं कि अगर गंगा नदी का कटाव इसी तरह जारी रहा तो बड़ी आबादी पर संकट आ सकता है। लोगों की माने तो पिछले 5 सालों से इस इलाके में तेज कटाव जारी है, लेकिन इसको लेकर कोई कारगर कदम नहीं उठाया गया है। देखिए, ये कटाव जो है गत 5 वर्षों से लगातार हो रहा है। सैकड़ों एकड़ भूमि जो उपजाऊ खेतिहर भूमि था वो सरकार की उदासीनता की वजह से गंगा में समाहित हो गया है। करीब 4 या 5 कट्ठे के लमसम में आज फिलहाल सुबह से हो रही है। आज ज़्यादा जो कि कुछ कटाव हुई है, जो कि यहाँ पे आदमी का जुटाव है। हम सब जो कि आए हैं यहाँ पे ये सब बात देखने के लिए। ये खेरिया यादव टोला है। कोई आया कि नहीं तक से? अभी तक तो जिला उला से कोई नहीं आया है। क्या नाम हुआ आपको? मेरा नाम दिलखुश कुमार यादव। हाँ, ये हमारे संज्ञान में आया है और व्हाट्सएप पर फोटो और वीडियो के माध्यम से भी जब ये हमारे संज्ञान में आया तो सुबह ही हमने पदाधिकारी को भेज के इसकी जांच करवाई है। एग्जीक्यूटिव इंजीनियर के द्वारा भी जांच किया गया है और वहां पे कटाव को रोकने के लिए कल से बैम्बू पिचिंग का कार्य प्रारंभ हो रहा है। और अररिया में लगातार हो रही बारिश से मुसीबत बढ़ रही है। सदर मुख्यालय स्थित बस स्टैंड के नजदीक एबीसी नहर का तटबंध कमजोर पड़ गया है। 2017 में आई बाढ़ में नहर का ये तटबंध टूट गया था, जिसके बाद शहर पानी हो गया था। एक बार फिर बारिश की वजह से तटबंध कमजोर पड़ गया है, जिससे लोगों में दहशत का माहौल है। अररिया में लगातार बारिश के बाद जो है नहर में पानी का दबाव बढ़ गया। तस्वीर में आप साफ तौर पर देख सकते हैं। यह बस स्टैंड स्थित जो है एबीसी नहर है, जो इस जिले से पूर्णिया के कई इलाकों में जाता है। और बतला दें कि 2017 की बाढ़ में 4 वर्ष हो गए, यहीं पर 3 जगह यह तटबंध नहर का टूट गया था। उसके बाद
यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं उनका कहना है कि वो अपने पैसे से इस तटबंध का निर्माण उन्होंने करवाया, लेकिन जो इरिगेशन विभाग है उसके द्वारा यहाँ पर कुछ खास नहीं किया गया। यहाँ पर हमारे साथ कुछ लोग भी हैं, उनसे सीधे जानते हैं कि आखिर जो है किस तरीके से यहाँ पर खतरा बना हुआ है और क्या सब किया जा रहा है। ये बताइए कि कब टूटा था और कैसे कैसे बना। बताओ का तारीख 2017 में टूटले रे। हाँ बोलिए। 2017 में टूटले रे आ 2016 में भरल गेले छै निर्माण के माटी। 2018 में माटी भरल गेले रे और चंदा करत गेले यहाँ से यहाँ सब लेडीज मिलके। हम लोग का डर लग रहा है, रात में सोने में डर लग रहा है। उसके बाद हम लोग जो है कुछ सोच रहे हैं क्या कैसे करें नहीं करें, और जो है इस पे ध्यान दिया जाए, प्रशासन को इस पे भराव किया जाए। तो तस्वीरों में साफ तौर पर आपने देखा कि अररिया के बस स्टैंड एबीसी नहर का यह नज़ारा है। यहाँ पर 2017 में जो भीषण बाढ़ आई थी, इसका तटबंध टूट गया था और पूरे शहरी इलाकों में नहर का पानी फैल गया था। इरिगेशन विभाग द्वारा बताया तो जाता है कि हर वर्ष जंगल कटिंग और तटबंध के निर्माण में लाखों रुपए की खर्च की जाती है, लेकिन तस्वीर आपके सामने है। सतीश कुमार, न्यूज़ 18 अररिया। बाल विवाह के खिलाफ लाए गए कड़े कानून के बावजूद बाल विवाह थमने का नाम नहीं ले रहा है। सीमांचल के कई इलाकों में गरीबी के चलते बाल विवाह के नाम पर मानव तस्करी का मामला भी सामने आता रहता है। लेकिन पूर्णिया में तो 11 साल की लड़की का परिजनों ने न सिर्फ विवाह करा दिया, बल्कि सौतेली मां पर उसे बेचने तक का आरोप भी लगा है। खबर पूर्णिया के कस्बा थाने के फुलवरिया गांव से है। यहाँ रहने वाले रंजीत मल्हा की 11 साल की बेटी की शादी यूपी के 20 साल के दूल्हे के साथ करा दी गई। परिजनों का आरोप है कि सौतेली मां और सगे पिता ने मिलकर बेटी को 80,000 रुपए में बेच दिया और दादी के श्राद्ध के दिन ही आनन फानन में चुपके से शादी कराकर बेटी को लड़के के साथ गोंडा भेज दिया। दूल्हा गोंडा का ही रहने वाला है। इस बेहद गंभीर मामले के सामने आने पर न्यूज़ 18 की टीम भी गांव पहुंची और आरोपी रंजीत के परिजनों से मामले की सच्चाई जानने की कोशिश की। लड़की को यहाँ से लेकर के भाड़ा पर रहते थे और यहाँ से लेकर के गए। लेकर के जाने के बाद हम लोग के पता नहीं, और जा करके वो जो है लड़की को शादी कर दिया, ये बेच दिया और लड़का यूपी में गुंडा जिला में बेचा गया। तब ले जाने के बाद अब क्या क्या वहाँ नहीं किया, किसके घर में शादी उसको लगा फिरा कर दिया, यूपी में बेच दिया। बेच कर को बस दूसरा लोग फ़ोन किया कि फलना फलना के शादी बेटी को शादी बेच लिया है। बेच दिया तो खबर मिला तो गया सब लोग, तो कल उसको मार पीट किया, बड़ी मम्मी का सतीली में मारा। परिजनों की माने तो बचपन में मां के गुजरने के बाद से लड़की की देखभाल उसकी दादी और ननिहाल वाले करते थे, लेकिन 15 दिन पहले उसकी दादी का निधन हो गया। अभी श्राद्ध कर्म पूरे भी नहीं हुए थे कि आनन फानन में आरोपी रंजीत और उसकी दूसरी पत्नी लता नाबालिग बच्ची को गड़बनेली स्थित किराए के मकान में ले जाकर रहने लगे और फिर यूपी के 20 साल के लड़के से शादी के नाम पर उसकी परिजनों से 80,000 रुपए लेकर बेटी को विदा कर दिया। जैसे ही इसकी खबर बच्ची के ननिहाल वालों को मिली, फौरन कस्बा थाने पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई गई। बच्ची की क्या हुआ, मैंने छोटी से रखे हम, अभी शादी उसका माँ बाप ले आया, छोटी अभी 11 साल हुआ, 11 साल में हमको जानकारी नहीं दिया, शादी कर दिया। इधर लड़की की सौतेली मां और पिता ने खुद पर लगे आरोपों को गलत बताते हुए एक नई कहानी गढ़ दी है। आरोप लगाया गया है कि जिस मकान में ये लोग किराए पर रह रहे थे, उसी मकान मालिक ने इनकी बेटी को गायब कर दिया। बेटी कहाँ है अभी आपकी? वही बात तो पूछिए उस सब से, हमको मायने का देखने उठ किया, बताइए। हम वही कहते हैं कि हमारा बेटी कहाँ, कहता है वो कोई चीज़ का यूम में रहते, हमको ऐसे कान पकड़ेगा, हमको तू से में मार दिया। कौन चीज का यूम में रहते हैं, सब सामान में वही है, कपिया रहता है। किया आप कहाँ रहते हैं? गलबनेली में। गलबनेली में कहाँ पर? डिस्कवरी स्कूल का किया। वही बेचा है क्या? हाँ। आपने बेचे हैं? नहीं। परिजनों की शिकायत पर पुलिस वैसे मामले की छानबीन कर रही है, लेकिन एक नाबालिग बच्ची के साथ क्या वाकई अपनों ने अन्याय किया, ज्यादती की, इसकी सच्चाई सामने जरूर आनी चाहिए।
सीमांचल में गरीबी के कारण बेटियों को बेचने का ये कोई पहला मामला नहीं है, बल्कि इससे पहले भी कई बार इस तरह की घटनाएं हो चुकी है। लेकिन प्रशासन के सुस्त रवैये के कारण इस तरह के मामलों में कोई कार्रवाई नहीं होती है। हालांकि थाना प्रभारी से भी हमारी बात हुई, उन्होंने कहा कि जैसे ही आवेदन मिलेगा उसके साथ विधि सम्मत जो कार्रवाई है वो होगी। बहरहाल देखना है कि आगे पुलिस इस मामले में क्या कार्रवाई करती है। कुमार प्रवीण, न्यूज़ 18, कस्बा पूर्णिया। और कोरोना से लड़ाई में मास्क सबसे बड़ा हथियार है। मास्क रूपी कवच से ही कोरोना वायरस को फैलने से रोका जा सकता है। इसलिए आप सभी दर्शकों से अपील है कि मास्क पहनिए, खुद भी सुरक्षित रहिए और दूसरों को भी सुरक्षित रखिए, क्योंकि जीवन है अनमोल। मास्क का करें प्रयोग। आगे देखिए जोहार झारखंड।